नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। फेक नहीं था एनकाउंटर, आतंकी थी इशरत। जी हां, सीबीआई की विशेष अदालत ने यह साबित कर दिया है, यह कह दिया है कि इशरत जहां मासूम नहीं थी, वो कोई छात्र नहीं थी, वो आतंकवादी थी। यानी कि जो एनकाउंटर हुआ था वो एनकाउंटर फेक नहीं था। डेविड हेडली 26/11 के मास्टरमाइंड के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने भी इस बात को एक बार फिर कह दिया है। यानी कि अब उन लोगों का क्या जो विधवा विलाप कर रहे थे, जो आंसू बहा रहे थे, जो रोना रो रहे थे कि इशरत जहां को मार दिया, एक मासूम को मार दिया, एक छात्र को मार दिया। हैरत की बात यह है कि आखिर कब तक आतंकवाद और आतंकवाद के धर्म पर विपक्ष इसी तरह से राजनीति करता रहेगा? क्या मोदी विरोध के लिए वोट बैंक की नीति इतनी जरूरी है कि राष्ट्र नीति से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं रह गया है? आज इसी पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। लश्कर की आतंकी थी इशरत जहां। 17 साल बाद अदालत ने लगाई मोहर, सभी आरोपी बरी। आंसू बहाने वाले मांगेंगे माफी। इशरत जहां एनकाउंटर एक बार फिर सुर्खियों में है। अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने अब 2 पूर्व पुलिस अधिकारी और एक मौजूदा एसआई को भी मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व अधिकारी गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और मौजूदा एसआई अनाजू चौधरी को बरी करते हुए कहा कि इशरत जहां लश्कर आतंकी थी, उसकी बेगुनाही के कोई सबूत नहीं मिले हैं। 15 जून 2004 पूरे अहमदाबाद में खबर अचानक से फैल गई। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 आतंकियों को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये आतंकी थे अमजद अली, इशरत जहां, जावेद शेख, जीशान जौहर। ये साल 2004 था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वही हुआ जो कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेताओं ने खूब रुदाली की, लगातार बयानबाजी की गई। चारों आतंकवादियों को छात्र बताया गया। गुजरात की बीजेपी सरकार पर छात्रों को पकड़कर मारने का आरोप लगा। आतंकियों की पक्षधरता और कांग्रेस का यही चरित्र हमें बाटला हाउस एनकाउंटर में भी दिखा। इसके बाद बवाल बढ़ता ही गया। मामले की जांच सीबीआई के पास पहुंची। सीबीआई ने 2013 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। इसमें क्राइम ब्रांच के 7 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। ये अधिकारी थे पीपी पांडे, डीजी बंजारा, एनके आमीन, जेजी परमार, जीएल सिंघल, तरुण बरोट, अनाजू चौधरी। इन अधिकारियों पर हत्या, मर्डर और सबूतों को मिटाने के आरोप लगाए गए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। 15 जून 2004 एनकाउंटर में इशरत जहां, जावेद शेख, अमजद राना और जीशान जौहर नाम के आतंकी ढेर। दिसंबर 2011 गुजरात हाईकोर्ट ने इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा। 14 फरवरी 2013 सीबीआई ने आईपीएस ऑफिसर जीएल सिंघल को गिरफ्तार किया। 23 फरवरी 2013 सीबीआई ने 2 और पुलिस अफसर जेजी परमार और तरुण बारोट को भी गिरफ्तार किया। 4 जून 2013 सीबीआई ने एनकाउंटर केस में आईपीएस डीजी बंजारा को गिरफ्तार किया। मई 2014 सीबीआई ने बीजेपी नेता अमित शाह को एनकाउंटर केस में क्लीन चिट दे दी। फरवरी 2015 सीबीआई कोर्ट ने 5 फरवरी को डीजी बंजारा को जमानत दे दी। हम आपको बताएंगे कि इन चारों खूंखार आतंकियों की साजिश के पीछे मकसद क्या था, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका की टॉप एजेंसी एफबीआई ने आतंकी डेविड हेडली से पूछताछ की तो पता चला कि इशरत जहां आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की सुसाइड बॉम्बर थी। एफबीआई ने ये जानकारी जब भारत सरकार को दी
तो मीडिया ने इसका खुलासा किया। जिन 4 आतंकियों को डीजी बंजारा और उनकी टीम ने ढेर किया, उन आतंकियों के निशाने पर तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इन चारों आतंकियों की साजिश नरेंद्र मोदी की हत्या करने की थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों ने आतंकवादियों की लाश पर आंसू क्यों बहाए? जिन पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, आखिर क्यों उन्हें जेल में रखा गया? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले ने आतंकवादियों के साथ सिंपैथी दिखाने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है। और सवाल यहां पर यही है कि आखिर कब तक इसी तरह की राजनीति होती रहेगी? जब आतंकवाद देश पर हावी होता है तो आतंकवादियों के लिए रोने के लिए क्यों लोग आकर खड़े हो जाते हैं? एक स्पेसिफिक लॉबी आकर खड़ी हो जाती है। क्यों ये विधवा विलाप करना शुरू कर देते हैं? कब तक आतंकवाद पर, आतंकवाद के धर्म पर इसी तरह से राजनीति होती रहेगी? क्या मोदी विरोध या फिर स्पेसिफिक विपक्ष का विरोध, अपने सामने वाली ताकत का विरोध इतना जरूरी है, वोट बैंक की नीति इतनी जरूरी है कि राष्ट्र नीति से दूर दूर तक कोई लेना देना ही ना रहे? यही अहम सवाल आज हमारे इस चर्चा में रहेंगे। और चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपको बताएं, हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही अनुजात्रे जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदभूषण शर्मा जी, मैं आपका रुख करूंगी। 17 साल बाद न्याय मिला है, आखिरकार न्याय मिल गया। जिन्हें पुरस्कृत किया जाना था उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी गई। इतना लंबा केस चला, लेकिन अब सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले ने आखिरकार उस फैसले के बाद न्याय मिला। क्या कुछ कहेंगे? जो कोर्ट में इस मामले 17 साल तक 20 पुलिस ऑफिसर्स, जिसमें बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, जिस तरह उनको प्रताड़ना दी गई, जेल में रखा गया और परेशान किया गया। केवल राजनीतिक कारणों से उनको परेशान किया गया, जेल रखा गया। और केवल इसलिए किया गया कि गुजरात में जो दंगे हुए थे उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान में एक साजिश रची गई थी। क्योंकि आप ध्यान से सारे केस को देखेंगे तो इसमें 2 पाकिस्तानी भी थे, जिनके नाम है अमजद अली और जिशान। उसके अलावा एक केरल के जावेद शेख, जिनका असली हिंदू नाम था, जो उन्होंने बाद में अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो सारी चीजें दिखाती हैं, इशरत अली बॉम्बे की रहने वाली, वो केरल की रहने वाली, 2 आदमी पाकिस्तानी, ये चारों का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? कौन लोग इनके पीछे थे? अभी आपने हेडली का नाम लिया गया, तो हेडली ने अपने इंट्रोगेशन में बिल्कुल क्लियर किया था कि उनको एक काम असाइन किया गया था, बॉम्ब स्क्वाड। वो फिदाइन दस्ता था, उनका उद्देश्य गुजरात के जो सीएम है उनको उड़ाना था। क्योंकि वो ऐसा ग्रुप मानता था कि वो समझते थे कि गुजरात के सीएम इन दंगों के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उनको यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। वो बॉम्बे से नासिक पहुंचती है, नासिक से अहमदाबाद पहुंचती है, और जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस टाइम, चूंकि ये राजनीतिक इसको रंग दिया गया कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कांग्रेस थी, सीबीआई उनके अंडर थी, आईबी उनके अंडर थी। इवन आईबी के एक ऑफिसर को बड़ी जिल्लत और परेशानी राजेंद्र कुमार को उठानी पड़ी, उनको बार बार सीबीआई ने इंट्रोगेट किया। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और हिंदुस्तान में एक न्याय की जीत होती है। जैसा अभी आपने बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया, उसमें उनको फांसी की सजा हुई, तो देर है अंधेर नहीं है। तो ये जो निर्णय आया है ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। हम दिल्ली जितने भी पुलिस के फोर्स के लोग हैं वो सब इसका स्वागत करते हैं। और डीजी बंजारा साहब और जो सीनियर ऑफिसर थे, जो जिल्लत परेशानी और उनको संघर्ष करना पड़ा इनसे निकलने के लिए, उनके लिए एक बहुत खुशी का और बड़ा रियायत देने वाला दिन है। उनके परिवार खुश रहें, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी मेरी उम्मीद है कि पुलिस को इस तरह की परेशानियां अब भविष्य में ना आए। और स्पेशली राजनीतिक कारणों से पुलिस को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, फेक एनकाउंटर बता दिए जाते हैं, जब उसकी सच्चाई निकल कर आती है
तो जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी होती है। तो राजनीतिक लोग इन तमाम चीजों से आजी जाएं, इस तरह की हरकतें ना करें जिससे किसी के जीवन को, किसी की नौकरी को, हमारी खाकी वर्दी को, हमारी कोर्ट को। अब आप देखिए कि इसके अंदर मजिस्ट्रेट ने जांच की, इसके अंदर सीबीआई ने जांच की, इसके अंदर एसआईटी हाई कोर्ट में गठित की गई, उसके बाद जो निर्णय आया है बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। परंतु आज भी हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका मौजूद है जो अब भी उंगली उठाएगा इस जजमेंट के ऊपर, पर उनसे घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ न्याय का शासन है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ न्याय होगा और न्याय हुआ है। अनुज यात्री जी, आपका रुख करूंगी। फेक नहीं था ये एनकाउंटर, क्या आप भी फेक कहेंगे कि एनकाउंटर फेक था? इशरत जहां आतंकवादी थी, क्या अब भी सिंपैथी है? अनुज यात्री जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं अनुज यात्री जी? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अनुज यात्री जी? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ आपको ठीक तरीके से। फर्जी नहीं था अनुज यात्री जी ये एनकाउंटर, जिस एनकाउंटर को एक समय पर फर्जी कहा जा रहा था। इशरत जहां आतंकवादी थी, क्या अब भी सिंपैथी है? देखिए, किसी भी आतंकवाद के साथ, आतंकवादी के साथ किसी को सिंपैथी, हमदर्दी इस देश में नहीं होनी चाहिए, ना किसी भी सच्चे देशवासी को किसी भी आतंकवादी के साथ हमदर्दी। लेकिन जब तक कोई भी व्यक्ति को न्यायालय से उसको अपराधी घोषित नहीं किया जाता तो एकदम से उसको कटघरे में भी खड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोगों का ये मानना है कि आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं है। देखिए, अभी बटला हाउस का भी आपने जिक्र किया था, तो बटला हाउस पे भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मोहनचंद शर्मा जी, स्वर्गीय हमारे मोहनचंद शर्मा जी इंस्पेक्टर थे, उनके नाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हो हल्ला मचाया था। लेकिन हकीकत यह है कि उस समय केंद्र में हमारी सरकार, चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे और कांग्रेस की सरकार ने मोहनचंद शर्मा जी को जो है सबसे बड़ा सम्मान दिया और चिदम्बरम साहब ने तय किया था, ये सिद्ध बोला था कि ये एनकाउंटर ठीक है। और जिस तरह से एक इंक्वायरी की बात हो गई कि उन्होंने बोल दिया था कि नो इंक्वायरी, बोला था, पी चिदम्बरम ने बेशक बोला था कि एनकाउंटर ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी रोई भी तो थी, आंसू भी तो उन्होंने ही बहाए थे। मुझे लगता है ये आप लोगों को अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। क्यों नैरेटिव? आप ही के नेताओं ने बयान दिया था, हमारा कोई नैरेटिव नहीं है। आप ही के नेताओं ने बयान दिया था, उसी बयान को हम कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था, दिग्विजय सिंह का याद दिलाइए, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था? मुझे बोलने दीजिए, मुझे कुछ याद मत दिलाइए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी था। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी रोई, सोनिया गांधी ने आंसू बहाए, वो भावुक हो गई उन आतंकवादियों की तस्वीरों को देखकर जो आतंकवादी थे, लेकिन आप लोगों को मासूम लग रहे थे। और इसी तरह से इशरत जहां आप लोगों को मासूम लग रही थी, छात्रा लग रही थी, वो पुलिस अधिकारी जिन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए था, उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी गई। और 17 साल, एक इतना लंबा समय, उन पर पूरी जांच पड़ताल चली। देखिए, आपके आरोपों की झड़ी अगर खत्म हो गई हो कांग्रेस के ऊपर, तो मैं जवाब दे दूं क्या? जवाब तो आप देंगे, आपको देना ही है जवाब। जी, जवाब आप मुझे देने दीजिए, कृपया बीच में मत बोलिए। देखिए, मोहनचंद शर्मा जी के लिए करके जितना इन्होंने बोला था, कांग्रेस की सरकार ने उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया। और जो बार बार ये हवाला दे करके जो आप लोग और आपके भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोग बोलते हैं कि सोनिया जी रोई, सलमान खुर्शीद साहब का नाम लेकर के बोलते हैं, तो आपको याद दिलाना चाहूंगा, खुर्शीद साहब का ही बयान आप सुन लीजिए, सब जगह सोशल मीडिया पर है, इंटरनेट पर भी चल रहा है। शायद आप नहीं चलाना चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। आप दे दीजिएगा, हम जरूर चलाएंगे, क्यों नहीं? आप देंगे, जो सच है वो चलाया जाएगा, जो सच है वो चलाया जाएगा। मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। बोलिए। उन्होंने साफ बोला कि कोई नहीं, सोनिया जी ने स्पष्ट बोला कि एक आतंकवादी घटना थी और जो हुआ ठीक किया पुलिस ने कहा। तो मुझे लगता है इस तरह की अफवाहें नहीं उड़ाना चाहिए। आप एक जिम्मेदार, एक चैनल के एक जिम्मेदार एंकर हैं। वो बाद में बोला गया, पहले आप ही की पार्टी की तरफ से तमाम बयान आए थे, वो बाद में बोला गया। शुरुआत में आप ही की पार्टी की तरफ से तमाम बयान आए थे, आप ही के नेताओं के बयान आए थे। देखिए, आप एक जिम्मेदार एंकर हैं। पार्टी का बयान का मतलब ये होता है कोई अधिकृत प्रवक्ता बयान देता है, उसको पार्टी का बयान बोला जाता है। आप ही के नेताओं के बयान आए थे ना, पार्टी आपकी पार्टी के नेताओं के बयान आए थे, आपकी ही पार्टी के नेताओं के बयान आए थे। गलत बात। आप एक किसी एक सोच के तहत आकर के आप इस तरह की बात, कोई सोच के तहत नहीं अनुज जी, ये आरोप बहुत पुराने हो चुके हैं, लंबे समय से ये आरोप हम झेल रहे हैं। कोई सोच के तहत नहीं, कोई नैरेटिव नहीं है। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, सलमान खुर्शीद ने बयान दिया। हाँ, मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा जो
है सच है उसके लिए हम बोलेंगे। पी चिदम्बरम ने शुरुआत से कहा कि एनकाउंटर फेक नहीं था, उन्होंने शुरुआत से कहा था, हम उनके सपोर्ट में हैं, उन्होंने शुरुआत से कहा था कि एनकाउंटर फेक नहीं है। तो देखिए, अब मैं बोल दूं जरा मेरी बात जी, आपको। चिदम्बरम साहब जो देश के गृह मंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे, वो भी आज भी कांग्रेस के लीडर हैं। क्यों नहीं उनकी बात पे आपको विश्वास होता? क्यों नहीं आपने उनकी बात को, अगर कोई कांग्रेस का लीडर व्यक्तिगत रूप से निजी तौर पर अपनी कोई राय व्यक्त करता है, आपके लिए वो अहम है। लेकिन देश के गृह मंत्री वो भी कांग्रेस के लीडर हैं। सलमान खुर्शीद जी का आप बार बार हवाला देते हैं। सलमान खुर्शीद जी का देखिए आप, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था, एक बड़े चैनल को इंटरव्यू में बोला था कि ये गलत बात अफवाह ठीक है, इट्स कॉल्ड कवर अप, इट्स कॉल्ड कवर अप करना, ठीक है। उन्होंने कवर अप नहीं कर रहा। आप गलत मत उड़ाइए, मेरा आपसे निवेदन है, गलत बात मत बोलिए आप। जो बयान थे उन बयानों की बात हो रही है। खैर, हमारे साथ देखिए, बयान चिदम्बरम साहब का चलाइए ना, जो देश के गृह मंत्री थे उनका सारे बयान चलाए जा रहे हैं, सारे बयान चलाए जा रहे हैं, सारे बयान चलाए जा रहे हैं। अनुजात्री जी, कोई बयान नहीं छूटता है, कोई बयान नहीं छूटता है, सारे बयान चलाए जाते हैं, सारे बयान चलाए जाते हैं, कोई बयान नहीं छूटता है। आपके लिए लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि राजनीति की जाती है, हमेशा होता है। एजेंडा के तहत नेगेटिव बयान अहमियत रखता है, लेकिन जो अधिकृत बयान है उसको नहीं इशरत जहां जो आतंकवादी थी, इशरत जहां जो आतंकवादी थी, डेविड हेडली ने भी कहा कि इशरत जहां आतंकवादी थी वो बम सुसाइडर थी, लश्कर तैयबा की सदस्य थी, उसके लिए बम सुसाइडर का काम कर रही थी। लेकिन उसके लिए एक स्पेशल लॉबी ने उसे शहीद करार देते हुए शहीद नुसरत जहां, माफ कीजिएगा, इशरत जहां एम्बुलेंस भी चलाई। तस्वीर देखिए, शहीद इशरत जहां एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, और इस एम्बुलेंस को वृंदा कराट थी, सीपीआईएम की नेता, जिन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। शहीद इशरत जहां जो आतंकवादी थी, हालांकि एम्बुलेंस अब नहीं चलती है। जब 2015 में बयान आ गया था डेविड हेडली का, जब इंटेरोगेशन में डेविड हेडली ने इस बात को कबूल किया था, तो उसके बाद 2016 में इस एम्बुलेंस को निलंबित कर दिया गया था, इस एम्बुलेंस की सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन तस्वीर देखिए, ये एक इकोसिस्टम लॉबी की सोच है। शहीद इशरत जहां जिसे एनकाउंटर में मारा गया, ये पहले प्राथमिक तौर पे नहीं सोचा जाता है कि हाँ एनकाउंटर में मारा गया, पॉइंट ये वैलिड हो सकता है कि वो तत्कालीन सीएम को मारने के लिए आए होंगे, उनकी हत्या की साजिश रचने के लिए आए होंगे। लेकिन नहीं, जो पॉइंट एट रैंडम वैलिड होता है वो वैलिड ये होता है कि एक मुद्दा मिल गया है। बात करने के लिए धैर्यवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, तमाम एग्जाम्पल्स हमारे पीछे हमारे साथ हैं, पास्ट में है। हालांकि अनुज यात्री जी ने कहा कि कुछ बयान चलाए जाते हैं, कुछ नहीं चलाए जाते, सारे बयान चलाए जाते हैं। लेकिन यह है कि जो कहना है वो कहना है, सबको पूरी तरीके से फ्रीडम है बोलने की। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बार बार ऐसे मुद्दों पर राजनीति होती है? आतंकवाद के मुद्दे जिस पर हमेशा एक साथ हर किसी को खड़े होना चाहिए, उन मुद्दों पर भी राजनीति होती है। और विश्वकन्या के पक्ष में जिस प्रकार से उस समय दिग्विजय सिंह जी खड़े थे, कांग्रेस के दूसरे नेता खड़े थे, कांग्रेस के प्रवक्ता उस अपराध पर क्षमा मांगने के बजाय आज भी धुआं भरा करके उसका पक्ष ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस आजादी के बाद से ऐसे अनेक पाप करती आई है, जिसमें देश में आतंकवादियों की फसल तैयार होती रही है। उनको संरक्षण मिला इनके इन्हीं कारनामों के कारण, ऐसे ही दुष्कृत्यों के कारण से। आप कल्पना कर सकते हैं, पूरी की पूरी सहानुभूति एक राजनीतिक दल की, कांग्रेस पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की आतंकवादियों के साथ थी। विदेशी संस्थानों से हमारे पास गोपनीय रिपोर्ट थी, भारत सरकार की गोपनीय रिपोर्ट थी कि ये आतंकवादी है। वो बंबई की रहने वाली वो महिला, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाली वो औरत, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्राणों को हरने के लिए, प्राणों की बलि लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही थी। वे कांग्रेस के लोग जानते थे, और चूंकि कांग्रेस का मंसूबा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी पानी पी कर मोदी जी को कोसते थे, वे भी हर रोज दुआ मांगते थे कि मोदी जी संसार में न रहे। और जब इस जहां और उसके नापाक साथियों का इरादा सफल नहीं हो पाया, गुजरात के जाबाज पुलिस अफसरों ने उनको निपटारा कर दिया, उनको मार डाला, तो कांग्रेस के पास छाती पीटने का नामा बचा किया था। कांग्रेस ने कितना कुप्रचार किया, कांग्रेस ने पूरे देश में भ्रम फैलाने का प्रयास किया। कोई भाषण चल रहा है, अनेक मामलों में कांग्रेस बात करती आई है, और
खतरनाक बात तो ये होती है कि विदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता भाग मासूमियत के साथ उन सबको बचाने का प्रयास करते हैं। अनुजात्र जी क्या कहेंगे? सुन पा रहे हैं अनुजात्र जी? जी सुन पा रहे हैं, बिल्कुल क्या कहेंगे? देखिए धैर्यवर्धन जी। मैंने इनका बिल्कुल एक भाषण बहुत लंबा चौड़ा सुना। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे हम यहाँ पर चर्चा करने बैठे हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई भारतीय जनता पार्टी की रैली चल रही है और उसमें कोई भाषण सुन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग भूल जाते हैं कि आतंकवाद और आतंकवादियों से तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे गहरा नाता रहा है। सबसे ज्यादा आतंकवादियों को पालने का, आतंकवादियों को जो है उनको पीछे से समर्थन देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है। क्या हम भूल गए कि इस देश में अफजल गुरु को आतंकवादी का दर्जा से उसको शहीद का दर्जा देने वाली पीडीपी के साथ अलायंस किसका रहा है? ये वही अफजल गुरु है जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया था और पीडीपी ने उसको शहीद का दर्जा देने की मांग करी थी और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में उनके साथ सरकार बनाते हुए मुफ्त समर्थन दिया था। तो ये ना बताएं कि इनका तो चेहरा, चाल चरित्र और चेहरा जिसकी बात अटल जी और अडवाणी जी किया करते थे वो बिल्कुल बदल चुका है। लगातार आतंकवादी को छोड़ने का काम, कंधार में जिस तरह से आतंकवादियों को छोड़ करके आए थे, ये किसकी पार्टी की देन? लेकिन है तो दोनों, या तो हम ये कहें कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे। शहीद इसरत जहां एम्बुलेंस भी तो देखिए सीपीआईएम की नेता वृंदा कराट ने चलाई, आप ही की लॉबी की है। एक टाइम पे उन्होंने आपको सपोर्ट दिया है, सपोर्ट रहता है अभी भी, सब दोस्त ही तो है। तो यानी कि या तो चाहे बीजेपी के लिए कहा जाए चाहे आपके लिए कहा जाए, राजनीति हो रही है, जमकर राजनीति हो रही है। धैर्यवर्धन जी। मोनिका जी, आरोप बहुत घटिया है कांग्रेस का। इन्होंने सांपों को दूध पिलाया होगा, इन्होंने आतंकियों को संरक्षण दिया होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय सेना 72 हुरों के पास गिन गिन कर पहुंचा रही है आतंकवादियों को। सजा दिलाने का भी हमने इनके लिए प्रबंध किया। क्या बात करते हैं आप? और आपका आचरण कैसा है ये सारा देश जानता है। और आप मेरी तकरीर को, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था, आप भाषण की संज्ञा दे रहे। सारा देश कांग्रेस के नेताओं के आचरण को भली भांति जानता है। आप क्या करते हैं? आप मीठी छुरी से देश में जिस प्रकार का वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं, शर्म नहीं आती कांग्रेस के नेताओं को? कांग्रेस के नेताओं ने इस देश में हिंदू उग्रवाद नाम की कोई चीज पैदा करने की कोशिश की। पूरी दुनिया में हिंदुओं को लज्जित करने का पाप अगर किसी ने किया तो कांग्रेस सरकार ने किया है। इनके पापों की फेहरिस्त तो बहुत लंबी है। और एक चीज मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इस तरह दुष्कर्मियों की मदद मत करिए। उनके पक्ष में चाहे सोनिया जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, तस्वीर बहाने से आपका जनाधार भी बढ़ेगा, आपकी जड़ें और खोखली होगी। आज भी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर कैसे तमाम सुंदरियां व्हाट्सएप आदि के माध्यम से सेना की गोपनीय जानकारियां लेने का प्रयास करते हैं। तो यदि इशरत जहां पाकिस्तान के एजेंडे को पालन करते हुए एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जान लेने का षड्यंत्र कर रही थी और वो पुलिस के ठिकाने के टारगेट पर आ गई, तो आपके देश में मरण क्यों हुई? आपकी जुबान को लकवा क्यों नहीं मार जाता जब आप देश विरोधी आचरण करते हैं? आप एक बार भी कांग्रेस के नेता सोचते नहीं, अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखते? क्यों आप आतंकियों के वकील बन जाते हैं? इतने निर्लज्ज हो क्यों जाते हैं आप? पूरे देश आपसे ये जानना चाहता है। सारे देश की नजर कांग्रेस के लोगों पर कि वोटों की फसल काटने के लिए आप लगातार घटिया आचरण करते हैं। ये इस तरह से चीखने चिल्लाने से आप ये चर्चा करवाइए, थोड़ा सार्थक चर्चा करवाइए। ये इनको मैं सार्थक बात ही कर रहा हूँ माननीय प्रवक्ता जी, बिल्कुल यहाँ पर ये भाषणबाजी नहीं करने आए हैं। लौटूंगी आपके पास, धैर्यवर्धन जी आपके पास भी लौटूंगी। एसीपी वेदभूषण जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं इस पर रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। एसीपी वेदभूषण जी पूर्व एसीपी है। वेदभूषण शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? वेदभूषण जी आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मिल पा रही है, बताएं। जी, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा आतंकवाद पर राजनीति देखने को मिलती है? अभी भी हम दोनों नेताओं की बात सुन रहे हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस की साइड से नहीं कह रही हूँ, सिर्फ बीजेपी की साइड से नहीं कह रही हूँ, मैं दोनों की साइड से कह रही हूँ, मैं दोनों का नाम लेके कह रही हूँ। कोई भी ये ना समझे धैर्यवर्धन जी के लिए भी है या अनुजात्र जी के लिए भी है कि मैं एक साइड से कह रही हूँ। हमेशा आतंकवाद पर राजनीति देखने को मिलती है। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा मुद्दा जिस पर सबको एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, वहां पर भी राजनीति होती है? क्यों ये नहीं देखा जाता कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको याद होगा अमेरिका के अंदर जब आतंकवादी घटना हुई थी, पूरे अमेरिका ने इकट्ठा खड़ा साथ हो गया था।
पूरे अमेरिका ने अपनी पुलिस, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स को सबको सपोर्ट किया। उन्होंने लेग पुलिंग कभी नहीं की। और जो पिछले इतिहास की बातें जाते हैं तो इतिहास तो जा चुका है। अब जो प्रेजेंट में चल रहा है, अब जो इशरत जहां का केस था, जो मोहनचंद शर्मा जी का केस था, अब उस पर डिबेट करी जाए तो ज्यादा अच्छी है कि आगे हमें क्या करना है। यदि हम उन्हीं पिछली बातों पे उलझे रहे तो देश वहीं का वहीं खड़ा रहेगा और वही इस तरह के लोग फायदा उठाते रहेंगे। जिस तरह से इशरत जहां के केस में पाकिस्तानी आ गए, केरल से उठ के जावेद शेख आ गए, इशरत अली आ गई बॉम्बे से उठकर, तो इस तरह के लोग इस चीज का फायदा उठाते रहेंगे। तो इसलिए इन चीजों में ना जाकर ये देखें कि वास्तविकता में यदि देश को आगे लेके जाना है तो राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, राजनीति को छोड़ना होगा, वोट बैंक की नीति नहीं चलेगी, राष्ट्र नीति को अपनाना होगा। ये नहीं कि वोट बैंक की नीति के लिए राष्ट्र नीति को ही भूल दिया जाए। चले, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को विराम देने का यहाँ पर समय हो चला है, लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहेंगे, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। ये हमें समझने की जरूरत है कि आतंकवादी आतंकवादी ही है, उसका कोई मजहब नहीं है। तो फिर आखिर क्यों इन आतंकवादियों के लिए एक विशेष लॉबी का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा देखने को मिलता है? कोई उनके लिए सिंपैथी दिखाता है, कोई उनके लिए आंसू बहाता है, तो कोई उनकी तस्वीर को देखकर भावुक हो जाता है, तो कोई जिन अधिकारियों को सम्मान मिलना चाहिए था उनके खिलाफ ही जांच बिठा देता है। तो ऐसे में समझना जरूरी है कि वोट बैंक की नीति नहीं, राष्ट्र नीति जरूरी है। और राष्ट्र नीति के लिए यह समझना जरूरी है कि आतंकवादी को मजहब में ना बांटो, धर्म में ना बांटो। आतंकवादी आतंकवादी है क्योंकि वो देश का विरोध कर रहा है। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम सभी को एकजुट होकर खड़े होना होगा। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, ये तमाम पार्टियां, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, ये तमाम पार्टियां अलग अलग ना होकर मिलकर एकजुट होकर देश के लिए लड़े, आतंकवाद के खिलाफ लड़े। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।